बना रहती है। जैसे कि ये पूछ दिया है, अगर ये पूछ दिया है तो ये 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और जो भी कुछ आता है या बाल्यावस्था से जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से वह इसी से जुड़ा हुआ रहेगा। उसमें बाल्यावस्था जितने भी मानव अवस्थाएं हैं, चार जो समान अवस्थाएं हैं उससे शुरू करना है, और उसमें से बाल्यावस्था को निकालते हुए उसके बारे में जो भी सारी बातें हैं, बाल्यावस्था किसको कहते हैं, ठीक है, उसकी विशेषता, उसका मीनिंग, उसको प्रभावित करने वाले कारक, उसके डायमेंशन, ठीक है, बीमाएं, वो सारी सबका जिक्र उसमें कर देना है। क्योंकि अगर हम नोट्स भी देंगे तो उसमें इन्हीं सारी बातों का जिक्र रहेगा उसमें। बाल्यावस्था किसको कहते हैं, तो बाल्यावस्था जनरली रूप से वही है ना। हम लोग लिखने में क्या लिखेंगे कि सामान्य तौर पे बाल्य मनुष्य की जो अवस्थाएं हैं, मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं, सामान्य तौर पे 4-5 जो अवस्थाएं हैं, उसमें बाल्यावस्था का जो स्थान है वो किस स्थान पे है? तीसरा स्थान पे है, ठीक है। और मुख्य रूप से बालक, यह जो अवस्थाएं हैं यह स्कूल जाने की अवस्था है, स्कूली काल भी इसको कहा जाता है। इस एज में 5 साल के एज में बालक स्कूल जाना शुरू करता है, ठीक है। और यहीं से बच्चे जो हैं उसमें स्कूली ज्ञान का समावेश होने लगता है, नए नए लोगों से, नए नए चीज मैंने नए नए विषय वस्तु से उसका इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। नए नए दोस्त बनते हैं, ठीक है, नए माहौल में जाते हैं, क्योंकि स्कूल सब कुछ उसको नया है। वहाँ न माता है, न पिता है, न भाई है, बहन है, न दादा है, न दादी है, ठीक है। फ्रेंड सर्किल बढ़ने लगते हैं, ग्रुपिंग बढ़ने लगता है, मतलब सब कुछ उसका इंटरेक्शन जो होता है ना, उसका दायरा बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसी में उसका ऑलराउंड जो डेवलपमेंट की जो बात होती है सब उसके उसी परिवेश में होने लगता है, उसी कैंपस में होने लगता है। शुरुआती दौर में बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते, लेकिन जैसे जैसे उसको उस माहौल में ढूंढता है वैसे वैसे वो स्कूल छोड़ता ही नहीं है उसके बाद, ठीक है। वो बच्चे फिर इस घर में कम रहना चाहते हैं, स्कूल ज्यादा जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज जो है ना, इसको 2-4 पॉइंटिंग है, उसको खाली बात बनाना है, इसको माने बात बनाना नहीं ना, कंपाइल करना है, ठीक है, कि कैसे वर्ड को वर्ड के साथ जोड़ देना है, लाइन बाई लाइन, ठीक है। तो कंसेप्ट यही है इसका, बाल्यावस्था का, ठीक है। अब बाल्यावस्था में हम उस दिन भी बताया था जो शैशवावस्था में जो कॉमन पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि कॉमन पॉइंट में उस दिन भी चर्चा किए थे, जैसे शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, भाषात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास है ना। उसके बाद कौन कौन सा पॉइंट हुआ है? सामाजिक विकास, उसके बाद हो गया तुम्हारा भाषात्मक विकास, संवेगात्मक विकास ना। माने 6-7 पॉइंट है, ऑल राउंड डेवलपमेंट की जो भी बातें हैं, ठीक है। वो सारे पॉइंट इसमें एक ही पॉइंट याद करना है इसका, ठीक है। एक सीक्वेंस बना लीजिए अपने कॉपी में और 6-7-8 पॉइंट बना लीजिए, ठीक है। कॉमन पॉइंट है, उसकी विशेषता है, ठीक है। और इसी का वह विकास होता है, डेवलपमेंट की जब विकास की जब बात करेगा तो इन्हीं 5-6 पॉइंट का हम उसमें डील करेंगे, ठीक है। बच्चा का क्या हो रहा है, बच्चा जन्म ले रहा है, बच्चा जन्म ले रहा है तो उसका कम्युनिकेशन का विकास हो रहा है ना। शरीर ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जन्म लिया तो उसी तरह का रह जाएगा, उसमें शारीरिक विकास भी होगा ना। अब शारीरिक विकास में अब सब पॉइंट में डालने के लिए डाल देता है, क्योंकि हाँ दूसरी चीज है कि उसमें जो भी विकास होता है जनरली रूप से डेवलपमेंट ग्रोथ से संबंधित, ठीक है। अब बच्चों में उस समय अस्थायी जो भी विकास होता है वो अस्थायी होता है, उसमें सब कुछ फिर बदलता है। जैसे कि दांत होता है बाल्यावस्था में, तो दांत क्या है, वह दूध का जात जिसको कहते हैं, वो साल 6 महीना के अंदर फिर वह झड़ जाते हैं। किशोरावस्था में जाते जाते लास्ट तक सभी का दूध का दांत जो है वो टूट जाता है, मतलब उस समय अस्थायी की बात, अस्थायी विकास मान वृद्धि जो है और विकास जो है अधिक होता है उस बाल्यावस्था में, अस्थायित्व की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। किशोरावस्था में सब कुछ अस्थायी होने लगता है ना,
जो भी शारीरिक विकास होगा, होना है, हो गया, ठीक है। लेकिन वो एंडिंग बात है। लेकिन बाल्यावस्था में सब माने इंक्रीज कर रहा है, वह माने उसका विकास जारी है, ठीक है। वो परिवर्तित होते रहेगा। ऐसा नहीं कि जो जितना बाल्यावस्था में है वही किशोरावस्था में उसका लंबाई है। इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। भाषात्मक विकास नहीं हो रहा है तो उसका हो सकता है कोई प्रॉब्लम है व्यक्ति विशेष में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए 5 गो 6 गो कॉमन पॉइंट है जो बाल्यावस्था में भी काम आएगा और किशोरावस्था में भी काम आएगा, ठीक है। और यहाँ तक कि किशोरावस्था में 2-4 गो पॉइंट और जुड़ ही जाता है, कमता नहीं है, ठीक है। तो वो कॉमन पॉइंट है, क्वेश्चन में रहे या नहीं रहे, वो सारे चीज उसमें आपको डालना है। वही आपकी उस इस अवस्था की विशेषता भी वही है, और उसके विकास के जो आयाम की बात करेगा या विकास के पहलू की बात करेगा कहीं भी, तो उसमें भी हम वही पॉइंट को डालते हैं, ठीक है। उसमें दूसरा कोई पॉइंट नहीं लिखाता है, ठीक है। हम उस दिन भी कहे थे कि एक सारे डायमेंशन है, जैसे ही बीमाएं पूछेगा आपको मात्र इसी 4 का डील करना है। सोशल का करना है, कल्चर का करना है, पॉलिटिकल का करना है, इकोनॉमिक करना है, ठीक है। हम जो बोल रहे हैं उसी को माइंड करो, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। वो नोट्स से जो है वो अब रटंत वाली बात है, ठीक है। इसलिए जो आपके पास है उसको पढ़िए और जो हम समझा रहे हैं उसको समझते हुए उसको कन्वर्टिंग करने की कोशिश कीजिए। हम उस दिन भी चर्चा किए थे कि डायमेंशन बीमाएं हैं। बीमाएं मतलब क्या है, इंसान की भुजाएं सुनते हैं ना मैथ में, तो उसी तरह से यह चाइल्डहुड की ये चारों तरफ की भुजाएं हैं, ठीक है। और ये आधार मान के चल सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे सोशल है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना माने मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। तो बाल्यावस्था है, तो जैसे ही बाल्यावस्था में पहले भी चर्चा करते हैं, जैसे ही बालक का जन्म होता है बालक 1 से 2 हो जाते हैं और उसका इंटरेक्शन माता से शुरू हो जाते हैं, माँ के साथ। तो वह सामाजिकता उसकी शुरू हो जाती है वहीं से। वैसे जैसे जैसे फिर बच्चा 2 दिन 4 दिन 10 दिन में उसका जो है परिवार के साथ इंटरेक्शन शुरू हो जाता है ना। तो सोशल वही है। तो उसके बिना बच्चा माने अच्छे परिवेश में नहीं ढल सकता है या उस परिवेश से बाहर नहीं निकल सकता है। सब उसको उसी सोसाइटी में रहना है, उसी परिवार में जैसा माहौल होगा वैसे बच्चा का संस्कार होगा, वैसे बच्चा पलेगा बढ़ेगा और आगे का अपना लाइफ टाइम जो होती है, जो आगे का मार्ग जो होता है वो प्रशस्त करेगा, ठीक है। तो सोशल यही है इस सेंस में। उसके बाद कल्चर की बात करता है ना। कल्चर किसको कहते हैं, संस्कृति ना। तो जो परिवार की जो संस्कृति है, जो आसपास के जिस तरह का जो कल्चर है ना, आस पड़ोस की जो कल्चर है, जिस सोसाइटी में उसका परिवार है बच्चों का, उस बच्चा का ना, वो वहाँ का कल्चर कैसा है, स्कूल में जाता है तो वहाँ का कल्चर कैसा है, ठीक है। तो निश्चित रूप से जो उस समय उस अवस्था में जो स्कूल होते हैं, बच्चा जिस स्कूल में जाती है तो उसी लोकेलिटी का स्कूल होता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से उस कल्चर से उसका स्कूल प्रभावित होगा, इफेक्टिव होगा। तो उस कल्चर कैसा है, तो इसी कल्चर को उसमें डिफाइन करना है, क्योंकि उसी अनुसार बच्चों का जो है आगे का जो भविष्य है, आगे का जो उसको पालन पोषण की जो बात करते हैं या आगे का डेवलपमेंट की बात करते हैं, सब उसी कल्चर के अकॉर्डिंग होते रहता है। अब पॉलिटिकली रूप से क्या है, पॉलिटिकली रूप से यहाँ राजनीतिक रूप से कहने का मतलब है, सेंस है कि बाल्यावस्था में राजनीतिक पार्टियां या सरकारें उस अवस्था के बच्चों के लिए क्या करती है। तो निश्चित रूप से कोई भी जो सुविधाएं हैं, शिक्षा से संबंधित है, खेलकूद से संबंधित है, ये सारे चीज का नियम बदलाव, परिवेश, माहौल तैयार करने का काम जो है वो सरकारें करती हैं, राजनीतिक पार्टियां करती हैं, राजनेताएं करते हैं, ठीक है। अभी जब बात करते हैं राजनीतिक रूप से, तो निश्चित रूप से तुमको अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो आंगनबाड़ी केंद्र है ना। उसके बाद अगर उसके आगे बात करते हैं तो इस एज ग्रुप के लिए फ्री बुक की सुविधा है ना। जब हम बाल्यावस्था के एज कब से है, 5 से लेकर 12 साल तक की बात करते हैं, 12 ईयर तक, तो उस एज तक बहुत सारे स्कॉलरशिप की बात होती है, ड्रेसेस की बात होती है। ये सब पॉलिटिकली रूप से कहीं ना कहीं है, इन्वॉल्व है इस एज ग्रुप के लिए, तो उसको हम मेंशन कर सकते हैं। एंड इकोनॉमिक
ये दोनों को इसलिए साथ जोड़ दिया है कि हम अगर इकोनॉमिक को साथ अगर डिफाइन करोगे तो उसमें तुम समझ सकते हो कि जैसे कि क्या कहते हैं उसको, जैसे स्कॉलरशिप की बात किए हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिकली और इकोनॉमिक दोनों कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ इसलिए है कि जितने भी हम कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि पोशाक योजना है, साइकिल योजना है ना, मध मध अथी है, मिड डे मील है, ठीक है। अगर इस सब के पीछे कुछ ना कुछ अगर मेन कॉज है तो इकोनॉमिक कॉज है, ठीक है। वो ऐसे परिवार के बच्चे हैं, वैसे परिवार के बच्चों को ध्यान में रख के यह पॉलिसी पॉलिटिकली रूप से बनाए जाते हैं। जो बच्चे गरीब है, जो इकोनॉमिक रूप से गरीब हैं ना, उनको ध्यान में रखते हुए एक काम किए जाते हैं, क्रियान्वयन किया जाते हैं। हमको लगता है इस पॉइंट में कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए जो अभी लाइव में है। जल्दी बताइए, क्योंकि आज के बाद आपको कोई पॉइंट सुनने को फिर मौका नहीं मिलेगा। बोलिए, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। बोलने के लिए तो उसमें हाँ ना का जवाब नहीं आ सकता है क्या? ये पॉइंट क्लियर हो गया चार सर। पॉइंट है, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। और किसी को? नो सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, अरे इसको आने की 99% संभावना है। दूसरी हो सकता है कभी कभी मिला भी दोनों को मिला भी नहीं दे, ठीक है। इस दोनों को हो सकता है कि अटैच भी कर दे क्वेश्चन में। इसको देखते हैं। अब आते हैं हम तीसरा पॉइंट पे, की फैक्टर ड्यूरिंग चाइल्डहुड। मतलब फैक्टर, की फैक्टर का मतलब है वो मुख्य रूप से उसका चाबी है। की मतलब की हो, चाबी ना होता है, ताला का कुंजी जो है ना, वही है। यह जो है बाल्यावस्था का एकदम मेन फैक्टर है, ये मुख्य फैक्टर है। ये इसी का यही पे बच्चा बच्चा का मेन ग्रोथिंग डेवलपमेंट जो भी है, उसका मेन बेस क्या है, इसी में बच्चा घुलता मिलता है। ये सब मतलब फैक्टर का मतलब फैक्टर फैक्टिंग के रूप में भी समझ सकते हो। मतलब सर अच्छी आवाज नहीं आ करने रही। वाले आवाज जा ही नहीं है। सर आवाज नहीं आ रही है। कट कट क्या आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है क्या? सर आ रही है। नेट प्रॉब्लम है, कोशिश करो सुनने का। कट कट क्या है? ये जो है की फैक्टर का मतलब है, इसको दूसरे रूप में समझो कि आप बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक है, ठीक है। इसको जो है कहा गया है बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाला भी कारक समझा जाता है, ठीक है। इसको समझने, इसको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभावित करने वाले मेन कारकों का वर्णन करें। जब मेन कारकों का वर्णन करने में आ जाता है तो एक फैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो जैसे भी जस्ट चर्चा किए हैं, फैमिली, बच्चा समाज में जाने से पहले वो फैमिली में रहता है, या पड़ोस में जाने से पहले वो कहाँ रहेगा, फैमिली में रहता है, ठीक है। फैमिली में पारिवारिक सदस्यों के साथ, परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे बड़े हैं छोटे हैं उसके साथ, तो फैमिली यही है। अब बात आती है फैक्टर की, जब बात करता है प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में समझो तो फैक्टर मतलब कारक जो है, परिवार जो भी है तो वो भी बच्चे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है ना। फैमिली जो है, फैमिली का माहौल कैसा है, फैमिली का एजुकेशन कैसा है, फैमिली का रहन सहन कैसा है, फैमिली का खान पान क्या है, फैमिली का माने नंबर ऑफ फैमिली मेंबर कितने हैं, ये भी डिपेंड करता है।
लेकिन उसी के हिसाब से उसको परवरिश मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगे। अगर ज़्यादा लार्ज परिवार है तो उसको सुविधा उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा, हो सकता है उसका माता-पिता का इनकम क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में। इसका मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेके चलना, ठीक है। अगर अच्छा है तो बेहतर उसको मिलेगा सुविधा, अगर अच्छा नहीं है तो बेहतर सुविधा नहीं मिलेगा। क्लियर? परिवार में आवाज आ रही है ना? सर आवाज आपकी कट कट के आ रही है, नेटवर्क इशू है। अच्छे से आवाज नहीं आ रही है। सर की आवाज ही गायब हो गई। आ रहा है लाइन पे रहना सर। इसमें हम लोग चर्चा, ठीक है। तो फैमिली के बारे में क्या कहा, आवाज आ रही है ना अब? यस सर। जी सर आ रही है, बोलिए। फैमिली के बारे में कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स, मतलब फैमिली के, अगर इसको पॉइंट बढ़ाने का हम तरीका बता देते हैं फैमिली के मामले में, या जो भी है मेन पॉइंट है, इसको हम सब पॉइंट कैसे डालेंगे, ठीक है। जैसे कि फैमिली की जब चर्चा करते हैं तो फैमिली दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट लेके चलेंगे, फैक्टर्स है, ठीक है। तो फैक्टर जो होता है पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। अगर मान लो कि अगर पूछ देगा कि बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, तो उसमें ही सब आएगा, फैमिली आएगा, नेबरहुड आएगा, कम्युनिटी आएगा, स्कूल आएगा। इसको हम फैमिली को जब समझ रहे हैं तो इसको हम सब पॉइंट में कैसे डालेंगे, ठीक है। जैसे कि फैमिली को सब पॉइंट में डालने के लिए क्या होता है, मतलब फैमिली का बैकग्राउंड, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड कहने का मतलब है परिवार के आय, परिवार का एजुकेशन, परिवार का नंबर ऑफ family members, sir.
नंबर ऑफ फैमिली फैमिली का जो मेंबर्स, सदस्य फैमिली हैं मेंबर्स। 100, ठीक है। उसके बाद उसका सोशल जो स्टेटस होगा 100, मतलब इस तरह का 4-5 पॉइंट। हाँ, फैमिली मेंबर्स हो गया, उसका एजुकेशन हो गया, उसका आपका आय हो गया, उसका एजुकेशन हो गया, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट है जिसको हम इसको फैमिली के सब पॉइंट में डाल सकते हैं, क्लियर। और उसके आधार पर हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को शो कर सकते हैं, क्लियर। ये फैमिली का है। उसी तरह से बच्चा जो है, जब फैमिली है, जब फैमिली खत्म हो रहा है तब जब बच्चा फैमिली से निकल के कहाँ जा रहा है, पड़ोस में जाता है, ठीक है। आस पड़ोस के जो बच्चे हैं उससे घुलते मिलते हैं, तो यह बच्चों को कैसे प्रभावित करता है। तो निश्चित रूप से परिवार अगर अच्छा भी है, अगर पड़ोसी बुरा है, तो उसका इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है। अगर परिवार थोड़ा सा बुरा है, अगर पड़ोसी अच्छा है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि कोई भी माँ बाप यह नहीं चाहता कि हमारे बच्चे गलत संगति में जाए। कोई भी माँ बाप, चाहे बुरे परिवार वाले होंगे वो भी नहीं चाहते हैं, और अच्छे परिवार वाले तो नहीं ही चाहते हैं, क्लियर। ये भी एक मामला है। तो इसको भी हम उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं सब पॉइंट में, कि पड़ोसी का भी जो भी हम सारे चीज अभी जिक्र किए हैं उसमें से बहुत सारे पॉइंट आ जाएगा। पड़ोसी का उसका एजुकेशन, किस तरह के बच्चे पड़ोसी हमारे हैं, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ वाले हैं ना, उसका उनका व्यवसाय, उनका जो व्यवसाय होगा पड़ोसी का ना, वह क्या काम करते हैं, वो भी बच्चों को प्रभावित कर। क्योंकि बच्चा आपके घर से निकला है, पड़ोस में झांक रहा है, तो बच्चे किससे प्रभावित हो जाएंगे वो बड़ी मुश्किल है ना। उस घर परिवार का एजुकेशन हो गया, व्यवसाय हो गया, उसका कल्चर क्या है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका खान पान कैसा है ना, ये सारी चीज वह पड़ोस का जो है बच्चों को प्रभावित करता है। लाखा बच्चों को बच्चा अपना बच्चा खोज लेता है खेलने के लिए, कूदने के लिए, नहीं ग्रुपिंग बना लेता है। तो बच्चा को कितना भी मना कीजिएगा वो पड़ोस में जाएगा, ठीक है। तो पड़ोसी के बच्चे और उस परिवार का क्या माहौल है ना, उस बच्चे का जो परिवार है, जिस परिवार से वो बच्चे हैं, जिससे बच्चे दोस्ती कर रहे हैं, तो उस परिवार का क्या माहौल है ना? ये पूरे चीज उस पर डिपेंड करता है, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर अच्छा माहौल होगा तो बच्चे वहां से कुछ सीख के आएंगे, अच्छे चीज सीख के आएंगे पॉजिटिव वे में। अगर बुरा माहौल होगा तो बच्चे वहां से कुछ निगेटिव सीख के आएंगे। बच्चे आपको पता है कि बच्चे सबसे ज्यादा इस एज में बच्चे अनुकरण करके सीखता है। अनुकरण करके बच्चे देख कर सुनकर ना, आप जो भी देखिएगा वो कैच कर लेगा, जो भी बोलिएगा वो कैच कर लेगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे को पता नहीं कि वो क्या है, अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। इसलिए इसको हम सब पॉइंट में डाल सकते हैं। दूसरा है कम्युनिटी एंड स्कूल, ठीक है। इस सबको एक पॉइंट में लिया गया है। कम्युनिटी का मतलब समुदाय है, एक समाज में, एक सोसाइटी में जो आदमी मिलजुल के रह रहा है। एक धर्म से जुड़ा हुआ भी मामला है कम्युनिटी। एक धर्म का, एक जाति का अगर अच्छा खासा संख्या है, उस एक समुदाय का रूप धारण कर लेता है। वहाँ एक से माने एक ही तरह का बुझिए कि इन्वायरमेंट आसपास में भी है, और उसी के अकॉर्डिंग बच्चे जो पड़ोस में है, समाज में जा रहे हैं, पूरी एक सोसाइटी का रूप धारण कर लेता है। लोग कहता है ना कि उस जाइएगा तो फलाने कम्युनिटी के लोग ज़्यादा मिलेंगे, उधर जाइएगा तो फलाने समुदाय के लोग ज़्यादा है ना, तो वो भी है। तो मतलब उधर जाइएगा तो उस एरिया में आपको फिर एक अलग कल्चर मिलेगा, अलग रहन सहन, खान पान, बोल चाल, ये सारे चीज़ आपको परिवर्तित आएगा, ठीक है। तो स्कूल भी इससे अलग नहीं रहता, क्योंकि स्कूल हर समाज में है, और स्कूल जो है समाज का लघु प्रतिनिधित्व करता है, लघु रूप कहलाता है। इसमें सब कुछ मिलता है, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, एक साथ बैठते हैं ना, तो उसका भी प्रभाव, अच्छे और बुरे प्रभाव पड़ता है। अब कम्युनिटी और स्कूल, ठीक है, दोनों साथ में दे दिया है। तो कम्युनिटी का मतलब यही है कि कम्युनिटी बच्चों को किस तरह गाइड करता है या मिसगाइड करता है। पॉजिटिव, वो कैसे अपने बच्चों को, न्यू जनरेशन को, यंग जनरेशन को किस तरह से
उसको किस तरह से डायरेक्शन देता है, पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहा है, दिशा निर्देश दे रहा है, या निगेटिव दिशा निर्देश दे रहा है। कट्टरता की जो भावना है वो सब कम्युनिटी और सोसाइटी से है, ठीक है। वो सब वहीं से शुरू होती है। धार्मिक जो कट्टरता की बात करते हैं या जातीय कट्टरता की बात करते हैं, या इसके अलावा बहुत सारे व्यूज में कभी कभी राजनीतिक रूप से बच्चे जो रोटी सेकते हैं, वो सारी चीज इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं समाज कम्युनिटी के आधार पर, ठीक है। और स्कूल हर तरह से प्रभावित होता है, ठीक है। उसमें जैसे भी हम जिक्र किए हैं कि हर तरह के लोग वहाँ रहते हैं, तो निश्चित रूप से सबका कहीं ना कहीं से उसके समाज से उसका कनेक्शन है, तो उसका भी पॉजिटिव और निगेटिव, जितना अच्छा कम्युनिटी, जितना अच्छा समाज रहेगा, स्कूल के आसपास का एनवायरनमेंट रहेगा, उतना अच्छा माहौल आपके स्कूल का भी रहेगा, ठीक है। और उसका विधि व्यवस्था भी उतना ही सुंदर रहेगा, क्योंकि उस सबका प्रभाव, सबके बच्चे आते हैं, सबको तो माइंड फ्रेश रहेगा, अच्छे बातें रहेंगे माइंड में, तभी तो वो कुछ सीखेगा। नहीं, अगर घर में, परिवार में, समाज से अगर कचरा भर के स्कूल में जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि वो साफ कर देगा, नहीं कर पाएगा। क्लीनर मशीन तो नहीं है वहाँ पे व्हाट्सएप की तरह, स्मार्टफोन की तरह क्लीन कर दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे जो सीख के जाएंगे, इधर उधर देखेंगे, उसकी चर्चा वहाँ होती है। तो इसलिए स्कूल भी, स्कूल का माहौल और स्कूल जिस माहौल में है सब, ठीक है, ये सारे चीज बाल्यावस्था को निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। तो उसके विकास के क्षेत्र में, उसको आगे बढ़ने के क्षेत्र में ये सब उसका मेन फैक्टर है, की फैक्टर है। अब बच्चे स्कूल नया नया तो स्कूल जाने लगा है ना, समाज से, घर से निकलता है, पड़ोस के बच्चों को लेते हुए पूरे समाज को रेंगते स्कूल तक पहुंचता है ना। तो ये सारे चीज किसी न किसी रूप में, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रूप में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बार गौर करिएगा तो उसमें बहुत सारे सब पॉइंट भी मिल जाएंगे। आप एग्जामिनेशन में इसको सब पॉइंट में भी डाल दीजिएगा तो फार बेटर रहेगा। क्लियर? इस दोनों पॉइंट में कोई दिक्कत? सर अगर ये अकेले करके पूछेगा तब सर, कि जैसे समाज की क्या भूमिका है, तो केवल समाज के बारे में ही लिखेंगे? नहीं, पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा। अच्छा, ऐसा नहीं पूछता, ऐसा जैसे नहीं कि पूछेगा, जैसा तू पूछ क्वेश्चन रहा था है कि क्वेश्चन, वैसा नहीं। विद्यालय की क्या भूमिका है? अब ईयर केस में बहुत कम ऐसा क्वेश्चन पूछता है विद्यालय की भूमिका पर, ठीक है। लेकिन जनरल रूप से जो क्वेश्चन पूछेगा, कि तुम्हारा ये क्वेश्चन का मेन थीम यही रहेगा, डायमेंशन ऑफ चाइल्डहुड, की फैक्टर ऑफ ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है। उसी में सारे पॉइंट को तुमको फिल करना है। एक आध बार कभी अलग करके पूछ दिया है, ठीक है ना प्रिंस, लेकिन तुम अभी जी सर। 16 से 17 से जितने भी क्वेश्चन उठा के पूछोगे, इसी से पूछा, यहीं से मेन पार्ट यही है। ये सब तो उसका टॉपिक, सब टॉपिक है जो सर डील तो करना है। ये तो हम लोग का ऊपर वाला हो गया, अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड का, ठीक। इसका नीचे जब हम लोग ये आधा पार्ट वही पियाजे है, और ये कोहल इसका पर पढ़ना आधा जरूरी पार्ट है। वही है कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हो। कोहल वर्ग में दम नहीं है, कोहल वर्ग के बाद जान लोगे तो क्या दिक्कत है उसमें। जी, इस दोनों में कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं इसमें कोई दिक्कत मेरा नहीं है सर। दिल कहता है इस दोनों में से एक आ जाएगा, ठीक। इस दोनों में एक तुमको पकड़ाएगा, ठीक है, क्योंकि पिछले बार नहीं पूछा है, इसलिए इस बार पूछने की संभावना है। सर कौन कौन? डायमेंशन, जब देखो, जब डायमेंशन की चर्चा करेगा ना, सुनो इधर, जब डायमेंशन की चर्चा करता है, बीमारी की बात करता है, अगर सिंगल, अगर कोई पॉइंट वॉइंट नहीं दे रहा है, तो तुम इसको और इसको दोनों को मर्ज कर सकते हो, ठीक है। ये भी पॉइंट जो है, ये मेरा डायमेंशन ही है। आप इसको भी, आप पॉइंट बढ़ाने के लिए इस दोनों को पॉइंट को एक बार में मिलाकर, क्योंकि 4 पॉइंट ये हो गया और 1 2 3 4 पॉइंट ये भी हो गया, इस दोनों को सबको मिलाकर अपना आंसर तैयार कर सकते हैं। इसको भी जान जाइए और इसको भी जान जाइए। जैसे कि अब इसमें सोशल की बात नहीं, जैसे कि बच्चा है तो विकास तो होगा, शारीरिक विकास हो रहा है, हम अभी पहले 5 पॉइंट डायमेंशन को एक्सप्लेन कर कॉमन दीजिए पॉइंट है, तो उसमें सब। सर डायमेंशन को एक्सप्लेन कर दीजिए, डायमेंशन ऑफ चाइल्डहुड। तो डायमेंशन, अभी आप जुड़े ही हैं ना मुकेश जी? जी हाँ, अभी आप आए हैं। हम उस समय से डायमेंशन ही एक्सप्लेन कर रहे थे,
ठीक है। जैसे कि ये चारों पॉइंट होने के बाद जब सीधे डायमेंशन की बीमारी की चर्चा करेगा, डायमेंशन की चर्चा करने के लिए कहेगा, तो आप उसमें फिजिकल का मतलब क्या है, बच्चों का शारीरिक विकास, ठीक है, जो शारीरिक ग्रोथ हो रहा है, आप उससे जुड़े हुए बात को उसमें लिख सकते हो कि इस एज में बच्चों का शारीरिक विकास भी होता है, ठीक है। इतना ही लिखना सफिशिएंट है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। शारीरिक विकास में लिख सकते हो, कॉमा कॉमा दे के लिख देना, शारीरिक विकास में उसका हाथ पैर का विकास हो रहा है ना, उसका मसल्स का भी विकास हो रहा है, अस्थायी दांतों का भी माने उसका आना भी हो रहा है ना। ये सारे चीज उसमें जो अस्थायी की बात करते हैं तो उसमें हम अस्थायी जोड़ सकते हैं इसके डेवलपमेंट में, इसके ग्रोथ में, ठीक है। उसी प्रकार उसका मानसिक विकास भी हो रहा है, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है बच्चों में। बच्चे के सिर्फ शारीरिक विकास ही नहीं हो रहा है, उसमें हम लिखेंगे इससे, इसमें सिर्फ शारीरिक विकास ही नहीं हो रहा है, इसके शरीर के साथ साथ इसका मानसिक विकास भी हो रहा है। बच्चे अब एक दूसरे को पहचान रहे हैं ना, तो ये मानसिक विकास के साथ साथ अगर एक उसको मतलब बच्चे अपना कुछ विषय वस्तु माने कुछ चीज को पकड़ रहा है या किसी चीज को चूस रहा है या किसी को वो कुछ अंतर समझने की कोशिश कर रहा है, तो ये सब मानसिक विकास में आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ लिख सकते हैं। और सिर्फ मानसिक विकास नहीं है, बच्चों में भाषात्मक विकास भी हो रहा है। बच्चे अब सिर्फ रो के अपनी बात को नहीं पहुंचा रहे हैं, बच्चे कुछ न कुछ शब्द को, अंक को, वाक्य को बोलने की कोशिश भी कर रहा है ना, जोर जोर के बोलने की प्रैक्टिस भी कर रहा है, उस चीज को लिख सकते हैं। बच्चों में सिर्फ अब वहीं तक सीमित नहीं है, बच्चे अब सामाजिक विकास भी ऊपर भी चर्चा की, उस भी हो रहा है, और इसके साथ साथ इशारे के साथ उसमें नैतिक विकास भी हो रहा है। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, उम्र बढ़ेगा उसका, उसमें जो हम लोग मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो तुरंत उसको सिखलाते हैं, चचा या भैया या उसको फलाना कीजिए ना, कब उसको उठना है, कब सोना है, कब बैठना है, इस तरह की जो बात सिखाते हैं वो सब मोरल में आता है, ठीक है। तो आप इसको साथ साथ आप इस दोनों पॉइंट को एक साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है, इस दोनों को, ये आपको डायमेंशन में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? जी सर। इतना करना, इतना में एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जितना बता रहे हैं अभी इसमें आ जाएगा, विश्वास करना, ठीक है। सर क्या सुजाता? कॉन्फिडेंस मिल रही है। गैस मिल रही है? नहीं सर, कॉन्फिडेंस सर मिल बोल रही रही है ना है। कि मतलब बताने अच्छा, से कॉन्फिडेंस मिल कॉन्फिडेंस रही आ रहा है, है। अच्छा। जी सर, पहले इतना पढ़े थे लेकिन कुछ समझ में ये नहीं आती कैसे लिखाएगा, अब है कि लिखा जाएगा। देख एक और टेक्निक है, आप लोग के लिए सुविधा है। अगर आपको और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है तो जो आप पढ़े हो वो अभी बता दो और देखना कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो जो भी आप पढ़े हो उस पे मोहर लग जाएगा। हम और एक क्या बोले थे? क्या इसमें वैज्ञानिक कितने कितने आ रहे हैं? वैज्ञानिक का नाम नीचे चाइल्डहुड में में सबसे अच्छा वैज्ञानिक कीले, किलपैट्रिक और रॉस का परिभाषा याद रख दीजिएगा, 3 गो का, एक एक लाइन का है। क्या? समझे? हेलो, दो को रखना, 3 को रखने की जरूरत नहीं है। तो सर वही ना बोल रहे हैं, एक एक लाइन का है तीनों का, कीले का, रॉस का, परिभाषा किलपैट्रिक का, हमको तीनों दो का एक एक चाहिए, लाइन ठीक का। है। परिभाषा जो है, परिभाषा हमको इसमें मात्र 2 चाहिए, ठीक है। हमको कितना परिभाषा चाहिए? 2, ठीक है। और इस दोनों का कवि के कहने का क्या तात्पर्य है, ठीक है। कंपेयर, कंपेयर जो है करना मत भूलना, किसी भी पेपर में कंपेयर जरूर कर देना, जो ही कुछ टूटी फूटी जो भी बात समझ में आए, ठीक है।
उसको निश्चित रूप से कह देना, जो लिखा तुम परिभाषा में उसी चीज को नीचे रिपीट कर देना, लिख देना कि उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है, और जो ऊपर लिखा उस बाकी लिख देना है, लेकिन लिख देना सर जरूर। क्या सर कंपेयर क्या, जैसे 2 डिफिनीशन लिख देंगे उसके बाद कंपेयर क्या करना होगा? पहले 2 डिफिनीशन, 2 जी, 2 राइटर का। जो 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 डिफिनीशन लिखे हैं तो 2 तरह की बात है ना, उसको स्पष्ट कर देना है बस। उसको स्पष्ट करने के लिए कहे हैं कि उपरोक्त परिभाषा से आप क्या समझते हैं, वो आप उसको लिख देना है इसमें। जी क्लियर? जी सर। कोहलबर की थ्योरी बहुत ही आसान थ्योरी है, ठीक है सर इसको एक फ्रेंड्स। बार समझा दीजिए ना। अगर जी सर। कोहलबर की थ्योरी है तो 3 ही बात याद रखना है इसमें, ये 3 बात याद रखना है। हाँ समझा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। माइक म्यूट करो, माइक माइक म्यूट कीजिए मुकेश जी, माइक म्यूट कीजिए आप लोग। निहारिका, कोहलबर की थ्योरी में मात्र 3 पॉइंट है, ठीक है। एक कोहलबर का थ्योरी तुम्हारा मोरल थ्योरी है, ठीक है ना, इसमें 3 ही बातें हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश याद आ जाए तो इंग्लिश में अच्छी बातें हैं, माने कन्वेंशनल स्टेज, सॉरी प्री कन्वेंशनल है, ठीक है। प्री मतलब पहले, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। 3 पॉइंट है इंग्लिश में, जिसको कहा, 3 को नाम याद रख लीजिए, अभी याद रख लेना है। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। ये 3 को मेन पॉइंट है, और इसके बीच में दो दो को करके सब पॉइंट है, ठीक है। तो आज को दूसरे अगर हिंदी में अगर जानना चाहते हो तो इसमें इसको सर कहा एक गया चीज है पूछना है। पूर्व पारंपरिक। हेलो। बोलो, आवाज कट रही है। इसको प्री मोरल लेवल भी तो बोल सकते हैं ना हेलो, सर। सर इसको प्री मोरल लेवल क्या चीज? हैं, प्री मोरल लेवल। हाँ वो भी बोल सकते हो, वो भी बोल सकते हो प्री पूर्ण मोरल, हिंदी लेकिन में। उसका प्री मोरल बहुत कम जगह लिखा रहता है, प्री मोरल बहुत जी कम जगह लिखा रहता है। जी सर। उसको अगर प्री इंग्लिश में लिखना है तो कन्वेंशनल ही सटीक है, सभी जगह मान्य है, ठीक है। कन्वेंशनल याद करने में कोई दिक्कत है क्या? नो सर अब याद हो गया। हिंदी में लिख सकते हो पूर्व नैतिक अवस्था, जी सर हिंदी में पूर्व नैतिक है। पोस्ट नैतिक मतलब बाद की, नैतिकता के बाद की अवस्था। उसको कहें दूसरे शब्द में पूर्व रूढ़िवादी, रूढ़िवादी और रूढ़िवादिता के बाद की अवस्था। हेलो हेलो।
सर का माइक म्यूट है अभी। हाँ सर का माइक म्यूट है। मेरी तो नेटवर्क नहीं थी। उसके पहले सर क्या म्यूट पढ़ाया नहीं ना 10 है, मिनट सबका पहले? फोन भी आ रहा है अभी ना, किसी को कहीं जाना है क्या नहीं। हम लाइन पे आ गए सुजाता, पूछो हमसे। मेरे हेलो फोन में ना नेटवर्क नहीं थी तो इसलिए पूछ रहे थे प्रिंस से हेलो क्या पढ़। अरे रिकॉर्डिंग हुआ है, रिकॉर्डिंग 10 हेलो मिनट पहले सर जब क्लास कर लेंगे तो देख लीजिएगा। हेलो जी सर बोलिए। नहीं आपकी आवाज। आवाज नहीं जा रही है क्या तुम लोग के पास? आ रही है सर। आ रही है सर। हाँ आती है सर। लगातार। हाँ हम कोहल वर्ग समझा रहे थे ना। जी सर। जी सर। कोहल वर्ग करने का मतलब है, कोहल वर्ग में 3 स्टेज ही है, ठीक है। इसको इंग्लिश में ही याद करो, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। हमेशा माइंड में बैठा लो, इसी को डील करना है, ठीक है। और इसके लिए एक छोटा सा कहानी है। जब आप किताब या गेस्ट पेपर जो भी होगा उसमें एक हंज की कहानी है। यूरोपियन देश के रहने वाला एक हंज व्यक्ति है जो अपनी बीमार बीवी के लिए चोरी करके दवा लाता है, ठीक है। चोरी इसलिए करता है क्योंकि वह दवा पूरे यूरोप में एक ही व्यक्ति के पास रहता है और वह बहुत ही नाजायज पैसों में, मतलब जरूरत से जितना उसका कॉस्ट है उस दवा का, उससे अधिक पैसों में वह दवा परचेज कर मान बेचता है, ठीक है। और इस गरीब के पास पैसे नहीं होते हैं और लाचार होकर मजबूरी बस वह उस दुकानदार का गैरेज तोड़कर उस दवा को चुराता है और अपनी बीवी को वह जान बचाता है, ठीक है। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछता है, क्या हैंज ने ठीक किया या उसको चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या वो दवा विक्रेता गलत कर रहा था? तो ये दो तीन तरह का क्वेश्चन है उसमें डाल देना है, ठीक है। मोरल के समझ से, ठीक है, मोरल के। और उसमें यही कहता है कि मोरलिटी क्या है, जो बच्चों से सिखलाया जाता है मोरल क्या है, और उसी से संबंधित यह कहानी है। 3 गो पॉइंट और वह कहानी। जब तक कहानी नहीं लिखोगे तब तक तुम्हारा यह थ्योरी पूरा नहीं होगा। वह कहानी लिख कर ही पूरा करना है। और प्री कन्वेंशनल का मतलब है शैशवावस्था, ठीक है। उस अवस्था में प्री कन्वेंशनल है, बच्चे रूढ़ी बाध्यता इस सब को नहीं समझता है, ठीक है, इसलिए उसको प्री कन्वेंशनल में रखा गया है। लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था किशोरावस्था में बच्चे आते हैं वो कन्वेंशनल हो जाते हैं। जो माता पिता उसको बताते हैं, जो सिखलाते हैं, बच्चों हूबहू वही से ही सीखता है, वैसे ही डांट फटकार उसको लगता है, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल में आता है। और पोस्ट कन्वेंशनल वो होता है जिसमें इंसान पूरा परिपक्व हो गया रहता है, उसकी समझदारी विकसित हो गई रहती है, वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया रहता है, उसकी अपनी फिलॉसफी होती है, वह दूसरे की फिलॉसफी को काटता है। तो इसको कहा गया है यह पोस्ट कन्वेंशनल है। इसमें व्यक्ति आजाद हो जाता है, उसको क्या अच्छा है क्या बुरा है उसकी खुद की पहचान हो जाती है, उसी हिसाब से वह काम करता है, ठीक है। जब आप पढ़ोगे इतना ही बात उसमें आएगा, ठीक है। इसको बजाबते डायग्राम में बनाकर उसको एग्जाम में डालना, ठीक है, बढ़िया जाएगा। कोहल वर्ग का बहुत बड़ा थ्योरी नहीं है क्या? क्लियर आवाज गया है ना सर? अगर ये डायमेंशन ऑफ चाइल्डहुड पूछ दिया तो हम लोग जो उसका विशेषता लिखना जरूरी है, की फैक्टर उसका प्रभाव। हम थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप लोग डायमेंशन की खींच ले जा रहे हैं। सर ये आप जो बताए हैं प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल, तो इसमें क्या क्या पॉइंट डालेंगे? डायमेंशन पे ले जा रहे हैं। नहीं सर, हम डायमेंशन में नहीं ले गए हैं, डायमेंशन हम नहीं पूछे हैं। ये पॉइंट ही है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा? प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल जो है वो पॉइंट ही है। अच्छा, ये 3 ही को पॉइंट है उसका। ठीक है। आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रही, इसलिए बात नहीं सुन रहे हैं आप। उसका सब पॉइंट तो लिखना पड़ेगा ना फिर। क्या उसका जो सब पॉइंट है
जैसे आप 3 बोल रहे हैं, 3 का जो उसका जो पार्ट है तीनों का। सब पॉइंट हम बता रहे हैं। सर रवि पॉइंट नहीं है क्या? हाँ सर, हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, क्या बता रहे थे? सर उसका सब पॉइंट के बारे में बोल रहे हैं। हाँ बोलिए ना, बोलिए। तो जो सर आप जो 3 पॉइंट बोले हैं कोहलबर्ग का, तो उसका जो सबका 2-2 पार्ट है उसको भी अलग अलग डिफाइन करना होगा ना। उसको देखिए, एक डायग्राम बनाइए, ठीक है, डायग्राम बनाइए, उसी में उसी टेबल में जो है ना फर्स्ट पॉइंट को भी जिक्र कर दीजिए, उसी के सब लिख दीजिए, सब पॉइंट भी, ठीक है, और उसी का जो है फिर सेकेंड पॉइंट लिखिए सब मेन में, और उसका जो है सब पॉइंट डाल दीजिए, ठीक है। और सब पॉइंट का भी सीक्वेंस कंटिन्यू रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 2 1 2 होगा, 1 2 3 4 5 6 6 उसके स्टेप्स हैं, स्तर हैं, ठीक है, उसको हम मेंशन करेंगे उसमें। क्लियर? नेक्स्ट यूनिट शुरू करें? जी सर। हाँ सर। जी सर। फिर चर्चा करेंगे, जिस पॉइंट पे डाउट होगा फिर करेंगे। एडोलसेंस स्टेज है, ये यूनिट 2 है, यह यूनिट 2 है। इसमें विशेषता क्या है कि किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं, ठीक है, क्या है, जो विशेषताएं हैं वही उसकी समस्याएं हैं। क्लियर? हम टेक्निक बता दे रहे हैं, जो विशेषताएं हैं वही उसकी समस्याएं हैं, और जो समस्याएं हैं वही उसका निदान है। इसलिए आपको एक पॉइंट पढ़ना है, एक ही पॉइंट से आपका इतना सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, ठीक है। उस जगह इसका समस्या क्या है और वही इसकी नीड भी है। किशोरावस्था की नीड भी वही है, नीड करके भी क्वेश्चन पूछता है, इसकी जरूरतें क्या है, ठीक है। इसकी जरूरतें सभी हैं ना, जो भी हम बाल्यावस्था के जो बेसिक पॉइंट बताए थे, माने सामाजिक विकास, मानसिक विकास ना, इमोशनली विकास, भाषात्मक विकास, और सारे पॉइंट को इसमें हम डालेंगे, सब इसकी विशेषताएं हैं। और यही सब उसका हम सब पॉइंट में जब आएंगे तब यही सब उसका जो है जरूरत भी है, और यही उसकी समस्या भी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल में लो, शारीरिक विकास, ठीक है। अब शारीरिक विकास की जब बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे जो है, आप इसमें बहुत सारे सब पॉइंट भी आ जाएगा, ठीक है। सब पॉइंट कहने का मतलब है कि जैसे शारीरिक विकास की बात करते हैं तो जो चेंजिंग आती है बालिका और बॉयज और गर्ल्स के जो बड़ी हार्मोनिक जो चेंजिंग आती है, आप उससे संबंधित जो है आप इसमें पॉइंट बना सकते हैं। दूसरी चीजें हैं कि इसमें जो डेवलपमेंट जो होता है वह अस्थायी होता है। गौर कीजिएगा, इसमें क्या है, जो भी बातें होंगी, चाहे शारीरिक विकास की बात है, भाषात्मक विकास है, इमोशनली है, वो सारे चीज है, इसमें अस्थायित्व की बात होती है, और बाल्यावस्था में अस्थायित्व की बात होती है, ठीक है। इसमें अस्थायी है, सब कुछ अस्थायी है। इसमें जो भी डेवलपमेंट हो रहा है इसके बाद फिर डेवलपमेंट नहीं, ग्रोथ नहीं है, यहीं पे आके सिमट जाता है, ठीक है। सारे ग्रोथिंग जो है यहीं पे आके रुक जाती है, इसलिए सब अस्थायी। इसमें अस्थायी दांत हो जाते हैं ना, दाढ़ी मूछे हैं, ऐसा नहीं कि जो किशोरावस्था में जिसको दाढ़ी मूछे हो गए वो बाद में हट जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो सब अस्थायी हमेशा के लिए, और फिर हटता भी है तो फिर होता नहीं है, इसलिए अस्थायी है ना। शरीर का जितना विकास हो रहा है ताउम्र वो बढ़ते नहीं रहेगा, वो डायनासोर की तरह, ठीक है, वो नहीं होगा, वो अस्थायी हो गया। जो भी है अस्थायी है। इमोशनली है, अगर इस एज में किसी लड़का या लड़की को किसी से प्यार हो रहा है तो उसके बाद फिर नहीं होगा, वो अस्थायी हो जाता है। उससे पहले इमोशनली वैसा नहीं होता है,
वो भटकते रहता है, क्योंकि रिलेशन स्पष्ट नहीं होते। किस अगर बाल्यावस्था 5 साल के 6 साल के बच्चों से अगर कहिएगा तो कभी बहने से कहेगा कि हम, पूछता है ना बच्चा से किससे शादी करोगे, तो उसको रिलेशन स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए वो अस्थाई है वहाँ पे। लेकिन किशोरावस्था में ये रिलेशन स्पष्ट हो जाते हैं, अगर उससे पूछिएगा तो अपना चॉइस बता देगा। हाँ, यहाँ तक खुल के लोग अपोज करने लगता है, ठीक है। तो वहाँ सब कुछ अस्थाई है, इसको आप बजाते सब पॉइंट में इस चीज को डाल सकते हैं। सामाजिक की बात करते हैं तो बच्चों का ग्रुपिंग बनना, गैंग बनाना ना, इस एज का सबसे विशेषता है वीर पूजा करना, देशभक्ति का भावना का विकास होना ना, हीरो हीरोइन के प्रति आकर्षण होना, अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण होना ना, ये सारी चीज इसमें आएगा। खेल की भावना का विकास होना, ये सब कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो इसको आप उसमें लिख सकते हो, किसी भी पॉइंट में चलेगा, ठीक है। 6, 7, 8, 10 पॉइंट जो है आराम से इसमें बनेगा। अब थोड़ा सा 1 सेकेंड उस पर टाइम देना, जो लिख दोगे अभी कॉपी कलम उठाकर वो एकदम एग्जाम में फिट रहेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो भी हम एडोलेसेंस को बताए हैं, जैसे फैक्टर की बात कर रहा है ना, इसमें हाँ, इसमें पेरेंट्स के रोल क्या है, स्कूल का रोल क्या है, इस बार पूछेगा ही, ठीक है। इसको आप याद रखना, इसको टीचर, फैमिली और कम्युनिटी स्टेट का रोल क्या है, हाँ, टीचर कैसा होना चाहिए, क्योंकि यह एज जो होता है वो भटकने का एज होता है, ठीक है। इसमें टीचर का, परिवार का, समुदाय का, स्टेट का, सबका रोल अहम है। वो कैसे बच्चों को गाइडलाइन करता है, कैसे उसको सही दिशा देता है, किस रूप में उसकी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है, सही वे में दे रहा है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। परिवार उसको कैसे गाइड कर रहा है, परिवार, क्योंकि हम उस दिन भी हम बताए थे कि इस एज में बच्चे 2 राहें नहीं 4 पे खड़े होते हैं। उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करे क्या ना करे, ठीक है। इस चीज को जो स्पष्ट कर देता है, जो इस चीज को समझ जाता है, तो वो बच्चा सही दिशा धर लेता है, उसको गलत और सही का पहचान नहीं होता है इस एज में, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़े, बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते, इसलिए उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको बताना पड़ता है। और वही नहीं बताने पर बच्चा जो है मिसगाइड हो जाता है, मिसलीडिंग हो जाती है उसकी, तो बच्चे कहीं से कहीं भटक जाते हैं। तो इसको समझाने का काम कौन करेगा? परिवार करेगा, टीचर्स करेंगे, टीचर्स दोनों जान रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि किस विषय में इसका अच्छा पकड़ है, उसका फ्रेंड सर्किल कैसा है, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है ना, इस सब का जानकारी सबके पास रहेगा, ठीक है। समाज के लोग देख रहे हैं कि वो किधर जा रहा है, बच्चे ना बच्चियाँ दोनों। स्टेट क्या रोल है, अब उस समय उसको किस तरह की एजुकेशन सुविधा दिया जाए, किस तरह की पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट अपनाती है। ये जो यंग है, युवा, जिसको मोदी सरकार युवा युवा कहते रहता है, भारत सबसे युवाओं का देश है, तो उस युवा के लिए मोदी सरकार क्या कर रही है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। स्किल डेवलपमेंट ला रही है, स्टार्टअप इंडिया ला रही है ना, इस तरह की जो क्या क्या वो इस एज के लिए एजुकेशन पॉलिसी किस तरह का बना रही है, तो उसको हमको मेंशन करना है। इस सब का रोल अहम है उसके लिए ना। हमेशा जो है इसकी जो चर्चा करते हैं, ये इस बार आ गया है, ठीक है। किशोरावस्था में द्वंद्व की स्थिति होती है, जैसे अभी हम बताएं क्या करे क्या ना करे, ठीक है, ये द्वंद्व है, वो हमेशा उसका मन आगे पीछे करेगा, क्या माने क्या उसमें लिखे, क्या नहीं करने हैं, माने कुछ भी डिसीजन, डिफ्यूजल की स्थिति होती है, धुंधलापन है, कोई भी स्पष्ट नहीं है, ठीक है। और फैक्ट जो भी हम अभी इससे पहले जो भी चर्चा किए थे, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, सब उसी को डील करना है इसमें, उससे ज़्यादा वही सारी चीज़ इसमें भी रखना है। थोड़ा सा किशोरावस्था की ओर उसको हिंट कर देना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ग्रोथ और डेवलपमेंट के चर्चा हम उस दिन भी किए थे कि यह जो है एक लिमिट समय के लिए है, और डेवलपमेंट जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे अधिगम चलती है, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट, यही ग्रोथ और दूसरा डेवलपमेंट है। यह 20 से 22 साल तक है, या ताउम्र तक है। इसका रिलेशन शरीर से है, इसका रिलेशन शरीर के साथ साथ और भी जितने भी एक्टिविटीज हैं इस दुनिया की, वो सबसे है, ठीक है। इसी को इसमें मेंशन करना है, और दूसरा कोई फोकस नहीं, इसी को फोकस करते हुए पूरे एडोलेसेंस को अपना डील कर देना है। उसका केंद्र बिंदु में यही रहेगा, डेवलपमेंट और ग्रोथ और डेवलपमेंट।
ये 4-5 पॉइंट है। इसका भी शुरुआत कुछ भी आएगा, किशोरावस्था को परिभाषित करना ही करना है। किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं वो लिखना ही है, ठीक है। तो यह चौथा अवस्था है, ठीक है। यह मानव विकास की फोर्थ, सामान्य रूप से फोर्थ स्टेजेज है। और यह स्टेजेज जो हैं इसको किशोरावस्था है, इसको अंग्रेजी में एडोलसेंस कहा गया है, ठीक है। इसको दूसरे अंग्रेजी में इसको टीनेजर भी कहा गया है। टीनेजर कहने का मतलब है टीन से शुरू होता है, टीन पे एंड होता है, उससे अधिक नहीं है। समझ लीजिए इस चीज को, टीन से शुरू होगा और टीन पे ही एंड होगा। टीन कहने का मतलब 13 से शुरू होगा, 19 पे खत्म, ठीक है। मतलब टीन, इसलिए इसको टीनेजर कहा गया है ना। इसमें बच्चे अपने आप को शो अप करते हैं। शो अप मतलब कि हम भी कुछ हैं, हमको भी लोग जाने, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, जो भी हो। इसलिए टीनेजर में अपने आप को शो अप करने का, अपने आप को स्मार्ट दिखने का, सुंदर दिखने का, आकर्षित दिखने का ना, ये सब इसकी विशेषताएं हैं ना। इधर उधर घूमने का, आज़ादी चाहता है ना। नारा देखते हैं ना कि आज़ादी दो वाला, अलगाववादी सब जो चिल्लाता है, उस तरह की इसको भी आज़ादी चाहिए ना। समाज में इसको पहचान चाहिए, देश दुनिया में पहचान चाहिए। ये सब इस एज में आते हैं, ठीक है। इसे 4-5-10 पॉइंट है, इसी को उसमें डील कर देना है, ठीक है। सब जगह माने इस एज में, हर इस एज के बच्चा को सब जगह स्कूल है, कॉल, आपको परिवार है, परिवार में भी इसको भी माने उसको इस एज में दूसरा ऐसे समझोगे ना, इस एज एक पेंडुलम का भी एज है। पेंडुलम कहने का मतलब क्या है, इस एज के बच्चे को कोई समझता ही नहीं है। अगर अच्छे बात भी अगर कैसे से कहेगा ना, इसको क्या कहा जाता है पता है, कल का लौंडा ये हमको पढ़ाता है। मतलब क्या है, मतलब जन्म का खड़ा हुआ है, हमको फिलोसफी समझा रहा है। सही बात पे भी, क्योंकि इसको जो है कोई तरजीह ही नहीं देता है इसके बातों को, चाहे घर में हो, समाज में हो, स्कूल में हो। और लोग आई चाहता है कि लोग हमारी बात को सुने, और जो नहीं सुनता है तो यही सब उसकी द्वंद्व का कारण है। यही सब उसके जो है ना अंदर में जो घुटन वाली जो स्थिति है, लोग उसको माने वेटेज नहीं दे रहा है उसके बात को, वही सब उसके माने वो अंदर अंदर अपने आप में घूट रहा है, और वही है डिस्टर्ब रहता है, वो हमेशा चिड़चिड़ा हो जाना है, यही सब वजह है। इसी सब कुछ में डालना है, यही सब उसमें लिखना है। ये चाहे कोई भी क्वेश्चन है किसी तरह का, आपको ये सारी चीज कॉमन चीजें जो हम बताए हैं उसको उसमें मेंशन कीजिए और उसको मैनिपुलेट कीजिए, अपने शब्दों में कंपाइल कीजिए उसको। क्लियर? आवाज आ रही है ना? जी सर। जी सर। अब आप कॉन्फिडेंस लेवल कुछ बढ़ा? यस सर, बहुत बढ़ गया। निहारिका? यस सर, बहुत याद आ गया। याद आ गया ना? जी सर। 500 रुपया फीस में एकदम गुरुजी के चाह रहे हैं अतिरिक्त दूर ले सकता। नोट्स दीजिए, नोट्स दीजिए, नोट्स भेजिए। ये दूसरा हो गया। माइंड पे सर पूरा प्रेशर ना बन गया है, माइंड पे पूरा प्रेशर बन गया है। अभी तो एकदम लगेगा कि गुरु वाणी जो है ना वो अमृत वाणी की तरह जो है एकदम बैठ रहा है, एकदम लगता है कोई भी वर्ड छूट नहीं जाए इनको। क्या यही ना हो रहा है? कोई भी बात छूट नहीं जाए, क्या बोल दिए उस मिस्टेक से भी एकदम माइंड कंसंट्रेट, एकदम पूरा कंसंट्रेट है। ये हो जाएगा बेटा? सर एक बार इसको और रिपीट कर दीजिए कि किशोरावस्था की जो समस्याएं हैं वही इसकी विशेषताएं हैं। एक आगे इसमें कुछ और बोले थे। किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं, ठीक है, वही इसकी आवश्यकताएं हैं, और जो आवश्यकताएं हैं वही इसकी समस्याएं हैं, जो समस्याएं हैं वही इसका निदान है। यानी कि सब मिला के एक ही है। बस आप जब उस किताब को अब एक बार खोल के एक नजर डाल दो तो तुमको हमारे बातों पे विश्वास हो जाएगा।
इतना ही में आपको एक क्वेश्चन मिल जाना है। इस पॉइंट को याद, इस लाइन को याद कीजिएगा, एक क्वेश्चन लिख के आइएगा। एक क्या दोनों, दो क्वेश्चन लिख के आ जाइएगा इसमें, क्योंकि सारा एडोलसेंस इसी में घूमता है। अब आइए इस पे देख, थोड़ा सा इसमें जो है ना बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है। हो सकता है आज भी ले ले, कल भी इसको हम कर ले, ठीक ना। तो इसमें एक इस पॉइंट को देखना। अच्छा यूनिट 3 है ये, तो यह सोशलाइजेशन है, समाजीकरण है ये, ठीक है। यह समाजीकरण है 3rd यूनिट। तो समाजीकरण हमने अभी चर्चा जस्ट किया है कि व्यक्ति जन्म लिया ना, माता के गोद में गई, माँ उसकी सबसे पहली शिक्षिका है और परिवार सबसे पहला स्कूल है। जानते हैं ना इस चीज को? माँ पहली गुरु और स्कूल पहला, अच्छा परिवार पहला स्कूल, प्रथम फर्स्ट स्कूल, फैमिली। तो बच्चों का जो इंटरेक्शन है, अंतः क्रियाएं हैं, तो जैसे ही बच्चा, हम फर्स्ट बार में ही चर्चा किए बाल्यावस्था में, जैसे ही बच्चा में इंटरेक्शन शुरू होता है, ठीक है, बच्चे जब व्यक्ति से, वस्तु से इंटरेक्ट करने लगता है, उसमें सोशलाइजेशन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। हम कॉमन बात बता रहे हैं कि जो आपको पूरे में काम आएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी पॉइंट का जवाब देने के लिए आपको सोशलाइजेशन को डिफाइन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें माने सोशलाइजेशन की शुरुआत शुरू हो जाती है। समाजीकरण की जो गुण है बच्चों में, उसका समावेश उसी समय से शुरू हो जाते हैं ना। बच्चा को खिलाना है, बच्चा आपके कुछ करने से हंस रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं, बच्चा आपसे इंटरेक्ट हो रहा है, बच्चे आपके साथ, बच्चे का अंतः क्रियाएं जो है भली भांति हो रही है ना। आप बच्चे को हंसाइए, बच्चे को डांट दीजिए, बच्चे शांत हो रहे हैं, इसका मतलब सोशलाइजेशन भली भांति उसमें स्टार्टिंग जो है उसकी वह शुरुआत हो चुका है। हाँ, तो वह सोशलाइजेशन वही है। तो उसको फेमिलियर रूप से, सामाजिक रूप से, आस पड़ोस के हिसाब से, और रिलीजन के हिसाब से, फिर उसको पॉजिटिव और नेगेटिव रूप में समझने की जरूरत है। आप बच्चे के साथ जिस तरह से आप व्यवहार कीजिएगा, वार्तालाप कीजिएगा, बच्चा उसी को सीखेगा। सीखने की प्रक्रिया जो है बच्चों में यहीं से, लोकलिटी, लोकल लैंग्वेज की जो बात करते हैं, मातृभाषा की, ठीक है, उस सब का शुरुआत यहीं से शुरू हो जाते हैं। उसकी शुरुआत जो है यहीं से शुरू हो जाती है। आप बच्चे से किस भाषा में बात करते हैं, किस लिहाज से बात करते हैं, किस शैली में बात करते हैं, हाँ, ये सारी चीज परिवार से ही शुरू हो जाते हैं ना। होम कॉन्टेक्स्ट है ये, घरेलू संदर्भ में है, पारिवारिक संदर्भ में है सोशलाइजेशन। तो उसमें ही सब लिखेंगे हम, क्या स्टाइल है, किस तरह से आप खा रही रहे हैं, किस तरह से आप वैल्यूज को बताने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को ना। जिस तरह, चूंकि हम बताया है ना कि बच्चा अनुकरण जल्दी करता है ना, बच्चे को सिखलाना है। तो फैमिलियर माने सोशल इंस्टीट्यूशन है, पारिवारिक इंस्टीट्यूशन जो है सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो अभी तक आ रहा है। तो उसको आप कैसे परिवार जो है बच्चों को समाजीकरण के रूप में कैसे परिवार जो प्रभावित करता है, अच्छे और बुरे, जो संस्कार की बात करते हैं, जो कल्चर की बात करते हैं, वो सारे चीज यहीं से शुरू होता है, ठीक है। आप इसको बढ़िया से इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं समाजीकरण के रूप में ना। आप कोई अच्छे गार्जियन जो परिवार होता है, अगर कोई आके कुछ बच्चों को कुछ गलत सलत वर्ड का यूज किया वहाँ पे उसके सामने में, या कुछ गलत एक्टिविटी करता है, तो बच्चे पेरेंट्स उसको डांटते हैं। बच्चा ऐसा सीख जाएगा, या बच्चा इस तरह की बात बच्चों के सामने मत किया करो। इसका मतलब क्या है, मतलब उसको पॉजिटिव अच्छे समाजीकरण के रूप में ढालने की प्रयास किया जाता है ना। चाहे आस पड़ोस के अगर माहौल गलत है तो बहुत अच्छे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को वहां तक आस पड़ोस में नहीं जाने देते हैं ना, ताकि उससे कुछ निगेटिविटी उसके अंदर आ जाएगा, इसके लिहाज से ना। रिलीजियस ग्रुप है, धार्मिक रूप से अगर बात करते हैं, इसमें देता है कम्युनिटी से जुड़ा हुआ जो भी चीज है, मतलब परिवार के बाद जो है वो समाज और कम्युनिटी का रूप धारण करता है ना।
उसका सोशलाइजेशन का विस्तार हो रहा है बच्चों का, वह उसका एरियाज बढ़ रहे हैं, मतलब पड़ोस में गया एरियाज बढ़ गया सोशलाइजेशन का। वो इंटरेक्ट किससे हो रहा है, पहले परिवार से हो रहा था, अब किससे हो रहा है, वो पड़ोस से हो रहा है। पड़ोस में जो भी एक्टिविटी होगी बच्चे उसको सीखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, अपने जहाँ भी होगा उसको लागू करेंगे बोलचाल में, उसके बाद व्यवहार में ना। जो जैसे जैसे उसके घर का बच्चा करेगा उसी तरह से भी सीख जाता है ना। अगर अच्छा है तो अच्छा सीखेगा, बुरा होगा तो बुरा सीखेगा ना, तो उसका फैलाव हो रहा है। ठीक है, रिलीजियस ग्रुप कहता है, जैसे समाज में बजाएंगे तो कम्युनिटी ही तो है, समाज में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की समुदाय हैं ना, हर तरह के धर्म में मानने वाले होते हैं। तो किस तरह के धर्म के मानने वाले माने लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो धीरे धीरे उन चीज़ों का उसमें विकास शुरू हो जाता है, बच्चे सीखने लगते हैं आस पड़ोस में, समाज में। स्कूल जाता है तो हम बताया पहले ये कि समाज से होते हुए स्कूल जाता है, तो उसको लोग एडॉप्ट करता है ना, उसके अपने व्यवहार में लाता है, चर्चाएं करते हैं। धीरे धीरे जैसे किशोरावस्था के ऊपर बढ़ रहे हैं हम लोग, किशोरावस्था में ही देखते हैं बच्चे कैसे कैसे एक दूसरे से बात करते हैं ना। तो ये सारे चीज का विकास होता है, सब सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है, जब जैसे ही पूरे समाज में घुलने मिलने लगता है, उसमें सोशलाइजेशन धीरे धीरे पूरे से आने लगता है, कितने कोऑपरेटिव है ना, कैसे समाज में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो कैसे मनुष्य माने एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे घुल मिल के रहता है, सारी चीज सीखता है ना। समाज में कौन अच्छा है बुरा भी धीरे धीरे वो समझने लगता है कि समाज उसको किस तरह गाइड करता है ना। तो निश्चित रूप से सामाजिकरण मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाने के लिए समाज का अहम रोल है। ठीक है, लेकिन आज का सामाजिकरण कहाँ है जानते हो, इस पे आज का सामाजिकरण इस पे है। आज के बच्चों का सोशलाइजेशन किस पे हो रहा है, स्मार्टफोन पे। बच्चा जन्म लेता है, फर्स्ट दिन अभी बच्चा जन्म लिया तुरंत लोग क्या करेगा, इसको फोटो खींचेगा, अब फेसबुक पे, अपने स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे ना, इस पे डालेगा, इसको लिखेगा ब्लेसिंग दीजिए ना। अब लीजिए सोशलाइजेशन शुरू है, अब इसको सोशलाइजेशन करें या ग्लोबलाइजेशन कहें या उसको कुछ और नाम दें। और धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, आज का सोशलाइजेशन क्या है, हम कोऑपरेट नहीं कर सकते हैं, कोई आदमी मर रहा है उसको बचा नहीं सकते हैं, लेकिन उसका फोटो जरूर खींच सकते हैं और उसको लाइक डिसलाइक को गिनते रहेंगे, जितना लाइक डिसलाइक मिलेगा उसी हिसाब से समझते हैं कि मेरा बहुत परिचय वाला है, भले वो कोनो किसी काम का नहीं हो, जरूरत पड़ने पर कोई नहीं आएगा, लेकिन उसको देख के हम लोग अपने आप को एक सामाजिक प्राणी के रूप में जरूर शो करते हैं। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? जी होता है सर। ना। जी सर। भले पड़ोस वाले हमको नहीं जानते हैं वो अलग बात है, हम 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, 10-5 साल से, पड़ोसी को हम नहीं जानते हैं, लेकिन फेसबुक पे कितना लोग जान रहे हैं वो हम जरूर जानते हैं। और समाज की जब बात करते हैं तो समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, गरीब है अमीर है, ठीक है, तो उस सारी चीज को दूर करने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको यही भी पूछता है, इनइक्वलिटी का क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, इनइक्वलिटी का मतलब असमानताएं जो है, फैमिली में भी असमानताएं हैं और समाज में भी है, उन सब से मिला जुला जो है हम लोग जो उसका रिजर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, उसके उत्थान के लिए एक समान लाने के लिए जो भी व्यवस्था किए जा रहा है सरकार की तरफ से, उसकी चर्चा इसमें करना है ना। धार्मिक रूप से, जाति विशेष पे, लिंग विशेष पे ना, वो सारे चीज इसमें असमानताएं में आ जाएंगे ना, एजुकेशन के आधार पे, अर्थ के आधार पे। ठीक है, मतलब जिस रूप से भी असमानताएं भी समाज में दिख रहे हैं, विषमताएं, उसकी जिक्र इसमें करना है। क्लियर? तो सामाजिकरण इसे ही है। हम इससे फिर अगर दिक्कत होगा तो फिर हम चर्चा करेंगे। क्लियर? लेकिन एक बार आप लोग पढ़ो इसको। क्या मुकेश जी?
सर बोल रहे हैं जेंडर आइडेंटिटी मतलब किसको कहा जाएगा? जैसे जेंडर आइडेंटिटी में तो आता है कि स्टेरियोटाइप, जेंडर बायसिंग, ये इसके मतलब इसके अंदर में आता है, लेकिन जेंडर आइडेंटिटी से मतलब क्या रहता है हमारा? जेंडर आइडेंटिटी पे चलने इसी में दीजिए। है, इसी टॉपिक में है, इसमें जेंडर आइडेंटिटी एंड सोशलाइजेशन प्रैक्टिस इन द फैमिली, स्कूल एंड अदर फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हमको अरे आइडेंटिटी यही है ना, जी जी, जेंडर, जी जी जी, जेंडर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की पहचान है, पहले 5वां यूनिट का टॉपिक है इससे संबंधित, ठीक है। आइडेंटिटी जी मतलब जो लिंग विशेष पे जो है, जेंडर विशेष पे, सेक्स विशेष पे जो पहचान है हमारी और आपकी, ठीक है। अब इसको समाज के रूप में और स्कूल के रूप में, परिवार के रूप में, ठीक है, इसको किस तरह से स्कूली शिक्षा में गर्ल्स के रूप में, ठीक है, गर्ल्स का जो स्कूली शिक्षा है उसको किस रूप में देखा जाता है, तो वो गर्ल्स और बॉयज का जो भेदभाव है या जो भी उसके लेकर जो भी पॉलिसी बनाए जा रहे हैं या जो भी विचार हमारे मन में आ रहे हैं, ठीक है, ये उससे संबंधित है। वो एक आइडेंटिटी है हमारी, हमारा आइडेंटिटी है, हम बॉयज है, कोई गर्ल्स है, हाँ, तो ये आइडेंटिटी है, पहचान है मेरा, इसको हम नहीं छुपा सकते हैं। उसकी बात करता है ये आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी। अब गर्ल्स रूप में भी, गर्ल्स क्या है, वो भी फीमेल की बात करते हैं तो, और मेल की बात करते हैं तो उसमें भी तो असमानता है ना, परिवार में असमानता है, सोसाइटी में भी असमानता है ना, लेकिन स्कूल बेस में भी बहुत सारे दिनों तक असमानता, लेकिन अभी है, लेकिन धीरे धीरे उसको खत्म करने की प्रयास किया जा रहा है ना। तो इसके लिए जो सरकारें प्रयास कर रही हैं, इस जेंडर को रूप से जो इनइक्वलिटी की जो बातें हैं उसको जो खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं, वो सारे प्रयास इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। अब तो पीजी करने वाली जो बच्चियां हैं उसको 1 रुपया नहीं लगता है, सब सरकारें देती हैं। क्यों दे रही हैं? इसके ये अरबों रुपया खर्च करने के पीछे क्या कारण है कि उसके लेकर जो निगेटिविटी हमारे और आपके बीच में है, समाज और परिवार में है, वो कम किया जाए, कम क्या, खत्म किया जाए। उसकी भी जो अपनी पहचान है उसको, उसके पहचान को बढ़ाया जाए, ये सब उसमें आता है। क्लियर? यही तो आपका एजुकेशन वाला पेपर पढ़िए ना, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, उसको इसमें जोड़ दीजिए शिक्षा के प्रकार से। सर ये बोल रहा है ना कि सिलेबस सामने रहता ना, उसमें तो सारा क्वेश्चन लिखा जाता है, सिलेबस को देख के पता चल जा रहा है इसमें ये टॉपिक करना है इसको, इसे ऐसे क्वेश्चन मिल रहा है तो दिमाग पे नहीं आ रहा है, सिलेबस सामने दिखाई दे रहा है तो सबका मीनिंग आदमी थोड़ा बहुत समझ ही गया है सर। इसमें इसको पढ़ लीजिएगा, होम लैंग्वेज, मातृभाषा। बाउंस नहीं ना हो रहा है? नहीं सर, अभी बाउंस नहीं ना होगा अभी तो। ये होम लैंग्वेज है। होम लैंग्वेज किसको कहते हैं? मातृभाषा, जो माँ की गोद में सीखी जाती है तो मातृभाषा है। इसके इफेक्ट क्या क्या होता है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दो भी बात किया जाता है तो आजकल के जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी हो, पहले या बहुत सारे दार्शनिकों ने, साइकोलॉजिस्टों ने भी कहा कि जो बेसिक होती है, मुकेश जी माइक ऑफ, हाँ सर, माइक म्यूट कीजिए। जो भी माने होम लैंग्वेज से जुड़े हुए जो भी बात कही गई है, जैसे कि शिक्षा की बात है, तो बच्चा जो है माँ के गोद से ही वह मदर टंग को जानता है, दूसरे टंग को नहीं जानता, दूसरी लैंग्वेज को नहीं जानता है, ठीक है। तब दूसरी भाषा को उसको समझने में टाइम भी लगता है, ठीक है,
और दूसरी चीज़ है जब बच्चा 5 साल तक अगर इसी भाषा में रहता है, इसी भाषा को समझता है, इसी भाषा को बोलता है, इसी भाषा में सोचता है, तो निश्चित रूप से इस भाषा को ज़्यादा समझेगा भी। इस भाषा में अगर कोई बात करेगा, अगर इस भाषा में भी किताबें मिल जाएँ तो निश्चित रूप से अदर भाषा से ज़्यादा इसको समझेगा। तो अब नई एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दिया गया है, ठीक है, कि भाषात्मक जो बातें होते हैं वो अपनापन की भाषा होती है, ठीक है। अगर बच्चे घर से अगर स्कूल में भी जाते हैं, अगर वहाँ भी अगर इसी भाषा में अगर उसको सब कुछ मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। इसलिए कहा गया प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग, होम लैंग्वेज बेस होना चाहिए। अब जो है अब तो आ रहा है कि हायर एजुकेशन में भी अगर मदर टंग आ जाए ना, अपने लोकलिटी की भाषा में अगर सब कुछ मिल रहा है, मोदी सरकार तो इंजीनियरिंग मेडिकल तक की तैयारी की बात करता है, मतलब मदर टंग में कहिए, लोकल रीजनल लैंग्वेज में कहिए उसको, ठीक है। तो पहला क्या है, मदर टंग का इम्पैक्ट क्या है एजुकेशन के क्षेत्र में? पहला है अपनापन की फीलिंग, दूसरी है अपनी बातों में को रखने की क्षमता ना, बात को समझने की क्षमता, ठीक है। ये मुख्य चीजें हैं इसका मदर टंग का। मतलब अपने लगेगा कि जब अननोन पर्सन है, फर्स्ट बार बच्चा स्कूल जा रहा है तो लगता है कि कोई माने अदर व्यक्ति के सामने है, अदर कोई नया व्यक्ति, अगर उसी भाषा में अगर घर की भाषा में कोई से बात करता है तो उसके करीब चला जाता है ना। जो भी बात अगर उसको कुछ रखना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उससे वो आराम से रख सकता है, अपनी समस्या को रख सकता है ना। अगर वही भाषा में पढ़ाया भी जाता है तो बच्चे उस चीज़ को भली भांति समझ सकते हैं, उसको बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत किए हुए बच्चे उस भाषा में समझ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है, ठीक है। समझना, जब तक समझेगा नहीं, जब तक बात को नहीं रखेगा। तो इसको आप इस रूप में आप एक बार देख लीजिएगा, इम्पैक्ट ऑफ होम लैंग्वेज को। इसमें दूसरा पोर्शन देखिएगा, डिसलेक्सिया, ठीक है। हमने आज जो पीडीएफ डाला है उसमें देखिएगा डिसलेक्सिया का बहुत अच्छा से दिया है। डिसलेक्सिया एक और हम पीडीएफ डाल देंगे थोड़ा देर में क्लास के बाद। ये डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पठन लेखन संबंधी दोष है, पढ़ना लिखना इस समय उसमें गड़बड़ी आता है। आपको हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलेंगे तारे जमी पर। देखे हैं तारे जमी पर मूवी? देखे हो आप लोग? देखे हैं सर, याद नहीं है। हाँ, तो एक बार सोने से पहले देख लेना, एक बार एक क्वेश्चन आएगा, याद रखना। तारे जमीन सर क्वेश्चन देखना है कि फिल्म देखना है? फिल्म देखना है, ऐसा हम सुना देते हैं, ठीक है। डिसलेक्सिया जो होता है, जब थोड़ा भी अगर देखे हुए होगा तो उसमें देखना ये जो मेन बालक जो है, रिहान के क्या नाम है उसका, उसमें देखना कि वो बच्चे जब लिखता है ना तो उल्टा पुल्टा लिखता है, ठीक है। उसमें जैसे कि वाज है उसको उल्टा लिखेगा, उसको समझ में नहीं आता है कि वाज और स्वा कैसे लिखाता है, तो उलट के लिखेगा। और उसको सब कुछ जो है ना, जब आप फिल्मों में देखोगे तो उसको सब कुछ इस तरह से तितली जैसा दिखेगा उसको। जब वो सही से लिख नहीं पाता है तो सही से बोल नहीं पाता है ना। वो बालक भी सबसे अलग अलग रहेगा, मेन कॉज यही है। किसी से घुलेगा मिलेगा नहीं, वो अपने आप में मगन है। उस मूवी में भी देखना, बच्चा जो अपने आप में मगन है, सबसे कटा कटा रहेगा, है ना। अगर जहाँ वो लिखता भी है उसी तरह से और बोलता भी है उसी तरह से, ठीक है। ये मेन उसका कॉज है और माने बीमारी है उसका। और इसको उसमें जब देखना, जब आमिर खान की इंटरव्यू होता है तो उसका केस स्टडी करता है। केस स्टडी करने का मतलब, केस स्टडी करने का मतलब उसका पूरे परिवार का परिवार क्या है, उसका बैकग्राउंड जाता है, जैसे कि उसको प्रीवियस स्कूल में जाता है, उसका डायरी चेक करता है, उसके पेरेंट्स से मिलता है, वो सारी चीज़ उसको समझता है। और जब तक उसको समझने वाला कोई नहीं रहता तब तक वो उसका समस्या बरकरार होता है, उसकी प्रॉब्लम को समझता है, उससे दोस्ती करता है, उसको सब कुछ उससे क्लू लेता है, ठीक है। और तब उसकी प्रॉब्लम को जानता है, जानने की कोशिश करता है, फिर उसको धीरे धीरे उसको जो है
प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करता है, ठीक है, और लास्ट में वो जो है जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है। उसमें टाइम लगता है, इसमें एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है, ट्रेन टीचर की जरूरत होती है ना, सबसे संभव नहीं है। तो डिसलेक्सिया यही एक बीमारी है ये, ठीक है, जो बच्चों में पाए जाते हैं। 3-4 तरह की बातें हैं। डिसलेक्सिया बीमारी है, जैसे डिसलेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया होता है, डिस्ग्राफिया होता है, ठीक है। तो डिस्कैल्कुलिया होता है जिसका कैलकुलेशन संबंधी प्रॉब्लम है। डिस्ग्राफिया है ग्राफिकल है, जिसको पेन सही से नहीं पकड़ पाता है। और ये डिसलेक्सिया है, इसका लेखन और पठन पाठन दोनों सबसे संबंधित है, ठीक है। इसमें सब कुछ न कुछ समाहित है इसमें, इसको डिसलेक्सिया कहा गया है, ठीक है। जो आपको हम भेजे हैं उसमें बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया है। ये सब जो है, ये सारे चीज जो है आपको ये सब अधिगम असमर्थ बालक के टाइप्स में आते हैं, ठीक है। और इसे भी इसका लर्निंग जो है बच्चों का बाधित होता है, असमर्थता होती है उसमें अधिगम असमर्थ बालक में, ठीक है। तो डिसलेक्सिया एक उस एज के बच्चों के लिए एक पठन पाठन लेखन संबंधी दोष है, ठीक है। और यह वर्ड को उल्टा पुल्टा करके बोलता है, ठीक है। वॉज इस तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। और इसका निदान वही है कि आप इसका पहचान तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे उसका राइटिंग चेक कीजिएगा, उससे कुछ माने बात कीजिएगा या कुछ पढ़वाइएगा तो आपको पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इलाज यही है कि आप इसको डायग्नोस कीजिए, आप इसको पहचान कर लिए हैं, इसका पेरेंट्स है, इसको आप इसको नज़दीक जाइए, कहने का मतलब है यह सबके बच्चे के सामने कुछ बोल नहीं पाएगा, नज़दीक जाके इसके सारे कमी को जानिए और तब उसका जो है पेरेंट्स को सपोर्ट में लेते हुए इसको एक्स्ट्रा टाइम देकर, जिससे दोस्ती कर कर, बहला कर, फुसला कर इसकी समस्या को, उसको वर्ड का पहचान करा करा कर धीरे धीरे इसकी समस्या को दूर कर सकते हैं, ठीक है। इसका निदान है इसका, ठीक है। इस पर उसको एक बार पढ़ लेना, एक हम भेजेंगे तुमको, पीपीटी है अपना, उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपका इसका समस्या समाधान हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन आने की संभावना अधिक है। हाँ ये सर, ये गुण सर बचपन में ही होता है या बाद में भी विकसित होता है? जन्म के समय से ही विकसित होता है ना? इसका मैंने जन्म के समय से भी है। इसको सर हम जन्मजात गुण कह सकते हैं? ये भी देखो, जन्मजात नहीं कह सकते, ये बात की है। जन्मजात कहने का मतलब है उसके कुछ कारण जन्मजात भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब कभी कभी मैंने उसको बच्चे गिर गए तो उसको चोट उट लग गया, ठीक है। कभी उसको खान पान प्रॉपर वे में उसके माँ को गर्भ में नहीं मिला, या कुछ दवा उवा का भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो कुछ ये सारे कुछ वजह हैं ना, ड्रग्स व्रग्स का भी है, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा पकड़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जब तक उसको गार्जियन पेरेंट्स ध्यान नहीं देगा तब तक नहीं पकड़ पाएंगे। सर ये बीमारी जैसे आप बोल रहे थे ड्रग्स से होता है, तो ये बीमारी तो एक किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था कभी भी हो सकती है? नहीं उस अवस्था से नहीं है। देखो एक बार यह बीमारी स्टार्टिंग अवस्था की है सर, उनका आंसर हम देते हैं सर इसका आंसर हम देते हैं उनको सर, कि जो भी बोल रहे हैं सर, दरअसल ये जो डिसलेक्सिया है ना सर, ये जेनेटिकली डिजीज है। मतलब कि ये अगर आपके फैमिली में किसी को हुआ रहेगा, या आपका सिबलिंग्स हो या पेरेंट्स हो या आपके अंकल वगैरह हो, तो मतलब जिनसे आपका जीन का ट्रांसफर हुआ है, एक्स और वाई क्रोमोसोम वगैरह, अगर उनमें से कोई इन्फेक्टेड है तो आपको होने की चांसेस है। अब रहा कि अगर ये शुरुआत में मतलब बचपन चाइल्डहुड में पता चल जाएगा तो आप इसको मतलब क्योर कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो फिल्म स्टार अभिषेक बच्चन है, उसको भी डिसलेक्सिया था, आप नेट पे जाइएगा तो। लेकिन क्या हुआ कि शुरू में ही पता चल गया था, उसको बहुत हद तक क्योर करके अब वो ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि बच्चा में टैलेंट रहता है, उसमें मतलब क्वालिटी रहता है, लेकिन वो क्या है कि हमारे जो ब्रेन में है ना, ब्रेन में जब भी हम बोलते या लिखते हैं तो ब्रेन का एक पोर्शन जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो जो डिसलेक्सिया से ग्रसित लोग हैं उनके ब्रेन में वो पार्ट एक्टिव नहीं होता है, जिसके चलते वो बोलने या लिखने में दिक्कत होता है। जैसे कि
अब रहा सवाल कि हम लोग बोलते कैसे हैं। तो जैसे BAT, तो पहले बच्चा को सिखाया जाएगा कि ये B लेटर है, ये A है, ये T है। उसके बाद से ये तीनों को कंबाइन किया जाएगा। तो डिसलेक्सिया वाले लोगों को है कि B और D में दिक्कत होता है पहचानने में, तो और उसके बाद से वो लोग इसको कनेक्ट नहीं कर पाता है, तो नहीं बोल पाता है। तो इसीलिए उन लोग को बोलने और लिखने में दिक्कत होता है। बाकी वो लोग सब मतलब हम लोग आम आदमी जैसा टैलेंटेड होता है, और ये जेनेटिकली डिजीज है, वो ये आपको बाद में नहीं होगा, होना होगा तो पहले ही होगा। अब किसी को शुरू में पता चल जाता है, किसी को बाद में पता चलेगा, किसी को मरने समय तक पता नहीं चलता है। यही है। समझ गए? धन्यवाद मुकेश जी। मुकेश जी धन्यवाद। एक चीज मुकेश जी से हम भी जान गए कि अभिषेक बच्चन को भी डिसलेक्सिया से ग्रसित थे। ये सब स्टार्टिंग का है, ठीक है। बाद में तो दूसरा रूप धारण कर लेगा, वो बीमारी का नाम दूसरा हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। ये सब स्टार्टिंग है, जो बच्चों में ही पहचान होना चाहिए। क्लियर? अब अगला यूनिट एगो बच रहा है, उसका कल डिस्कस कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर। इस दोनों पे तीनों को देख लीजिए, और इसमें कुछ पॉइंट है इसमें बताना है, ठीक है। इसमें सर, इसकी एक और होम लैंग्वेज है ऐड कर लीजिए। सर, यूनिट 4 में हाँ। व्यक्तिगत विविधता जो है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। सर डिसलेक्सिया यूनिट 3 का ही ना है? यूनिट 4 ही है ये। यूनिट 4 में है इसका। हाँ। सर PDF आप डाले हैं क्या सर ग्रुप में? हाँ, डिसलेक्सिया का डाले हैं आज। सर, एक व्यक्तिगत विभिन्नता का सर हल्का सा बता देते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता ये ही है ना सर? लर्निंग डिसेबिलिटी में है क्या सर? हाँ, लर्निंग डिसेबिलिटी है ये। ठीक है सर। हाँ, रविरंजन। यस सर। हाँ, ये इंडिविजुअल लर्निंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बता दीजिए थोड़ा, क्या है ये? हर व्यक्ति का होता है ना एक अपना अलग अलग गुण होता है, ठीक है। हर व्यक्ति एक दूसरे से इसमें भिन्न पाया जाता है। मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, मैंने हर जो भी प्रकृति होता है ना शरीर का, उसके अनुरूप वो सब एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई भी दो इंसान इस पृथ्वी पे एक पहले भी समान बताए थे, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहने का मतलब हर व्यक्ति, हर इंसान एक दूसरे इंसान से भिन्न है, ठीक है। भिन्न के बहुतों कारण है, भिन्नता का कौश बहुतों है, ठीक है। शारीरिक रूप से, शरीर के कलर के हिसाब से, कलर का शरीर के हाइट के हिसाब से, हाँ, शरीर के मानसिक बुद्धि की क्षमता के हिसाब से, शरीर में ही बहुत सारी चीज आ जाते हैं, ठीक है। तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भाषात्मक रूप से, शिक्षा के क्षेत्र में, जेंडर के आधार पे, ठीक है, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, नेशनलिटी के आधार पर ना, लैंग्वेज के आधार पर, इस तरह के माने 100 उदाहरण है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। यह बेसिक आधार है, और इसका रिलेशन 5वां यूनिट से भी है आपका। तो ये सब इसका इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, ठीक है। देख, ये सारी चीज जो है यहाँ ध्यान देना, यहाँ है मल्टीपल इंटेलिजेंस, लर्निंग स्टाइल, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, स्किल, कॉम्पिटेंस, इंटरेस्ट, वैल्यूज, लोकल ऑफ कंट्रोल, ये सब पर्सनालिटी, ये सारे पॉइंट जो है व्यक्ति माने विभिन्नताएं हैं, ठीक है। इंडिविजुअल अधिगम के लिए माने अलग अलग अधिगमकर्ता में भी इतने स्तर से आप उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के रूप में देख सकते हो। कल जो है ना, कल इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, और इस पॉइंट को। क्लियर? कल चर्चा करेंगे फिर इस पे। जी सर। ओके, थैंक यू सर। सुनिए ना, कोई मुजफ्फरपुर वाले हैं लोग ग्रुप में,